हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। और मैं आपका दोस्त वासुदेव हीरालाल सारस्वत। और आज हम बात करेंगे एक शानदार से टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री की जान होती है, फिजिकल केमिस्ट्री का बेस होता है। अगर ये नहीं आता तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता। इस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम मोल कॉन्सेप्ट। टॉपिक का नाम मोल कॉन्सेप्ट। बात करते हैं किसकी? मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट हमें क्या पढ़ना है वही देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हिंदी में बात करें तो मोल अवधारणा। सबसे पहले मोल अवधारणा में किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी द्रव्यमान के लिए एक छोटी इकाई जो किसके लिए यूज किया जाती है? सामान्यतः सूक्ष्म कणों, जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए जो द्रव्यमान की इकाई यूज की जाती है उसी को अपने एएमयू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई पूछे कि एएमयू होता क्या है, तो हम क्या कहेंगे साहब? एएमयू एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है साहब? कितने मास को हम कहेंगे एक एएमयू? यानी किस मास को हम कहेंगे एएमयू? तो हम कहेंगे जो C12 समस्थानिक है, यानी आइसोटोप ऑफ C12 1/12 पार्ट इज नाउन एज 1 AMU। यानी कि हम कहेंगे कार्बन 12 का समस्थानिक C12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12 भाग को एक AMU के तुल्य माना जाता है। यानी एक AMU बराबर हमारे सामने क्या आया? C12 समस्थानिक का 1/12 भाग का जो द्रव्यमान होता है वही क्या होता है? एक AMU द्रव्यमान के तुल्य होता है। क्या हुआ? एक AMU की परिभाषा। अब हम बात करते हैं सब रिलेटिव एटॉमिक मास, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान हम कहेंगे कि अगर हमारे पास में किसी भी तत्व का द्रव्यमान है, हम जनरली कोई भी मोल, कोई भी एएमयू लेते हैं, वो हम लेते हैं कार्बन 12 समस्थानिक की 1/12 भाग के तुल्य। ठीक है। अब देखो, अब हम कहेंगे कि अगर हमको कोई पूछे आरएम, आरएम को हम कहते हैं साहब रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। और हमें पूछे कि होता क्या है, तो हम कहेंगे कि तत्व के एक परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान, तत्व के परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान, तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अपोर में हम कहेंगे कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान इंटू 12। ये होता है साहब RAM। RAM आई बात समझ में? अब देखो, अब हमें एक क्वेश्चन कैसा देगा? अब हमें एक क्वेश्चन देगा कि अगर किसी तत्व के आपेक्षिक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए अगर हम कार्बन 12 समस्थानिक उसका 1/12 भाग नहीं लेके अगर 1/16 भाग लें तो उसका जो आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान RAM रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या होगा? तो उसके रेफरेंस में हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो अगर ये कह रहा है कि अगर हमें दे दे भाई, जो हमारे पास में था क्या कि जो कार्बन 12 समस्थानिक है उसके रेफरेंस में अगर हमें देते कि इसका परमाणु भार x है, ठीक है, कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग के सापेक्ष x है, ठीक है। और अगर हमें पूछे कि कार्बन 12 के 1/n भाग के सापेक्ष द्रव्यमान y है, ठीक है, तो y और x में रिलेशन क्या होगा? तो y और x में रिलेशन क्या होगा? क्या होगा साहब? कार्बन 12 के समस्थानिक के भाग के रूप में हम क्या कहते हैं? कार्बन 12 के रूप में हम ये कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास x आया है, वो हम कहते हैं साहब क्या कहते हैं साहब? कार्बन 12 समस्थानिक का कितना होता है? 12 ग्राम। निरपेक्ष तो यही होता है। तो कार्बन 12 समस्थानिक है, इसका निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 12। ये हम लिख देंगे 12, ठीक है। और तत्व का हमने क्या कर दिया? तत्व का तो भाई साहब हमें क्या करना है? ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो हमने लिख दिया Q इंटू 12, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है x और y में रिलेशन, यानी अगर ये कह रहे कि अगर इसको हम कार्बन 12 की जगह अगर हम 1/n करें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी? तो उसके लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा y का, वो फॉर्मूला y का हम लिखेंगे क्या? x/12 इंटू n। क्योंकि हम यहाँ पे 12वें भाग के परिभाषित कर रहे थे तब हमने ये लिखा, nवें भाग के किया तो हमने ये लिख दिया। या फिर हम यूँ सीधा कह सकते हैं कि अगर किसी भी द्रव्यमान को कार्बन 12 के 1/12 भाग के अलावा किसी अन्य के संदर्भ में अगर परिभाषित किया जाए तो उसके लिए जो y आएगा, जो आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान आएगा RAM आएगा,
उसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला हम लिखेंगे कार्बन 12 के सापेक्ष में अणुभार या परमाणु का द्रव्यमान अपॉन में 12 इंटू एन। एन क्या है? एन वह है भाग, नया भाग जिसके सापेक्ष हम परिभाषित कर रहे हैं। और 12 क्या है? कार्बन 12 का निरपेक्ष द्रव्यमान, ठीक है। और एक्स क्या जी? बताइएगा एक्स। अरे एक्स तो अभी बताया था कि कार्बन 12 के 1/12 भाग के सापेक्ष परिभाषित निरपेक्ष द्रव्यमान क्या एक्स। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम, बड़ा ही शानदार सा, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन हमें यूं दिया होगा, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं कि कोई एक तत्व है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो कार्बन 12 समस्थानिक के संदर्भ में हम लें, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, जैसे कि कार्बन 12 के संदर्भ में लें तो हम कहते हैं कि Ag है सिल्वर, उसका हम 108 लेते हैं, ठीक है। अगर हमें पूछे कार्बन 12 के अलावा अगर हम कार्बन 12 के 1/16 भाग के रेफरेंस में ले लें, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आप बात देखना, इस बात में क्या कह रहा है हमें, जैसे कि क्वेश्चन है आप सबके सामने कि अगर Ag तत्व सिल्वर है, ठीक है, अगर इसका हमें Rem कैलकुलेट करना है, और अगर हम Rem कैलकुलेट करने के लिए इसका जो निरपेक्ष द्रव्यमान है वो अगर हम कार्बन 12 के 1/16 भाग के संदर्भ में लें तो क्या होगा? ठीक है, 1/16 भाग के संदर्भ में लें या 1/16 भाग के साथ में परिभाषित करें तो जो हमारे पास में Ag है इसका क्या आएगा? तो अभी हमने फार्मूला बताया था कि जो अगर कार्बन 12 के 12 भाग के अलावा कोई भी हो तो हमें ये फार्मूला लगाना है कि y बराबर x। x क्या होता है? जब कार्बन 12 के 1/12 भाग पे ले रहे थे तब इसका जो परमाणु का द्रव्यमान था वो आता था x, तो x अपॉन में 12, कार्बन 12 का द्रव्यमान आता था 12। और अब हमें नया पार्ट है उसकी जगह n यूज करना है, तो नया पार्ट कौन सा है? 1/n भाग कौन सा है? 16 भाग, तो हम n की जगह क्या करेंगे? 16 पुट कर देंगे। अब करना क्या है? काटा पीटी करनी है, और काटा पीटी करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जब हम कार्बन 12 के रेफरेंस के अंदर बात करते थे तो हम Ag का जो परमाणु द्रव्यमान होता था वो हम 108 रखते थे, तो हम x की जगह रख लेंगे 108 अपॉन में 12 इंटू 16। अब करना क्या? अब कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे 12 नमा 108 और 16 नमा 144, तो हमारे पास में क्या आ गया अब आंसर? 144। यानी कि आपको करना क्या? फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि अगर कार्बन 12 के 1/12 भाग के अलावा किसी भी 1/n पार्ट के साथ, यानी यहाँ पे 1/16 था तो 1/14 भी दे देता है, 1/20 भी दे देता है, अगर परिभाषित करे तो हमें फॉर्मूला है वो यही रखना है कि अगर nवें भाग के रेफरेंस में पूछे तो हम लिखेंगे y बराबर x अपॉन में 12 इंटू n, जहाँ पर n है जो हमें नया भाग दिया गया है कि इसके संदर्भ में हम परिभाषित कर रहे हैं वो, और x है वो हमारा वो पार्ट है जो कि कार्बन 12 के 1/12 भाग के रेफरेंस में ले रहे थे तब आ रहा था। जैसे कि Ag की बात करते हैं तो हम कहते हैं कार्बन 12 के 1/12 भाग के रेफरेंस में बात करें तो हम Ag का 108 आता है, लेकिन जब हम 1/16 भाग ले लेते हैं तो हमारे सामने कितना आता है? 144 आता है। यहाँ तक तो आपको एकदम क्लियर फंडा। चलिए एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लो कि आयरन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, तो आयरन के अंदर भी हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं। हम यहाँ Ag की जगह क्या करते हैं? आयरन रख लेते हैं, बाकी सबका सब सेम है। हम कहेंगे कि आयरन का Rem रिलेटिव एटॉमिक मास है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर इसे C12 के 1/12 भाग के रेफरेंस में परिभाषित ना करके हम 1/16 भाग का रेफरेंस लें, 1/16 भाग के साथ में परिभाषित करें तो हमारे पास में जो Fe का रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा उसके लिए आपको फिर से वही फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? जो नया पार्ट है उसके लिए y बराबर x अपॉन में 12 इंटू n। x है कार्बन 12 के रेफरेंस में जब हम परिभाषित करते थे तो हम कहते हैं कि Fe का जो मोलिकुलर वेट है, तत्व का द्रव्यमान है, वो हमारे पास में 56 आता है, तो हम कहेंगे x की जगह हमने रख दिया 56 अपॉन में 12, और इसको हम कहेंगे कितना आ गया? 16, क्योंकि 1/n में क्या है? 16, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? वही फिर से अपने पास बची क्या है? काटा पीटी का खेल, और काटा पीटी के खेल से हम करेंगे तो हम कहेंगे कि जब 4 से काटा तो हम कहेंगे 4 चौके 16, 4 तिया 12, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम कहेंगे लगभग 19 तिया 57, यानी कि 18.8 मान लो, ठीक है। और इसको जब हम गुणा करके करेंगे तो हम कहेंगे लगभग हमारे पास में 76 आ रहा है। भाई 19 चौके 76 होता है, तो आप इसको 75 मान लो, लगभग 75। आंसर क्या आ जाएगा? 75। आगे बात समझ में? तो इसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास का तो मेरे को नहीं लगता कि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन है वो गलत आएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास में मेरे हिसाब से इतना ही होता है, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपको एक दो एग्जांपल और करने, तो आप पोटेशियम का ले सकते हैं, आप बेरियम का ले सकते हैं, 1/16 की जगह आप 1/20 भाग ले सकते हैं,
ठीक है। हाँ, ये बात आपको एक ध्यान रखनी है कि जो तत्व को रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है, ये पूर्णांक भी हो सकते हैं, भिन्नांक भी हो सकते हैं। जैसे 5 भी आ सकता है, 5.2 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 50.6 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 100.9 भी आ सकता है, 103 भी आ सकता है, 103.254 आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो देखो अब हम बात करते हैं कि अगर ये तो थी हमारे पास में जो सिंपल आरएम ज्ञात करना था। अब कई कि हमारे पास में तत्व ऐसे आ जाते हैं जिनके क्या कई समस्थानिक दिए होते हैं। तो उन समस्थानिकों के लिए अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे उनका हमें औसत लेना पड़ेगा। तो औसत परमाणु द्रव्यमान हम कैसे लेते हैं वो भी हम अभी सीखते हैं। तो देखो, अगर हम समस्थानिक की बात करें तो हम कहेंगे हमारे पास में कोई तत्व है, ठीक है। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक वो चीज़ है जिसके लिए हम कहेंगे स्थान सेम होता है। स्थान यानी कि हम कहेंगे द्रव्यमान संख्या सेम, यानी कि ZXA1, ZXA2 और ZXA3, इनमें हम कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु जो क्रमांक है वो सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या हम कहेंगे A1, A2, A3 अलग अलग है। अगर मैं कहूँ A1 है, इसका X% है, इसका मैं कहूँ Y% है, और इसका मैं कहूँ Z% है। अगर मैं कहूँ कि प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर A1 X%, A2 Y% और A3 Z% उपलब्ध है, और अपने को यह पता है कि चाहे प्रतिशत किसी भी चीज़ के ले लो तो उनका जो टोटल योग होता है वो कितना होता है, 100 होता है। तो हम ये कहेंगे कि X% प्लस Y% प्लस Z% इज इक्वल टू 100%, ठीक है। अब अगर मेरे को एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए अपने क्या कहते हैं, संख्याओं का योग अपोन में संख्या कितनी है, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा कि अगर मेरे को एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि अगर हम बात करें कि औसत परमाणु भार, औसत परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अगर हमें निकालना है तो हम कहेंगे कि A1 है वो कितना है, X%, प्लस हम कहेंगे A2 है कितना है, Y%, A3 है कितना है, Z%। इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो और अपॉन में कर दो X प्लस Y प्लस Z, या फिर सीधा कर दो X प्लस Y प्लस Z की जगह 100। इससे हमारा हर एक क्वेश्चन आएगा वो सोल्व आ जाएगा। नीट के अंदर आपको देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के मिल जाएंगे, और आप चाहे कोई सी भी कोचिंग की करें तैयारी, मॉल कॉन्सेप्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन तो इससे मिलेंगे ही मिलेंगे भाई साहब, हर एक माइनर के अंदर। अगर आप लास्ट के DTS की बात करेंगे तभी आपको 1-2 तो मिलने ही मिलने, लेकिन आपको माइनर के अंदर 2-3 मिलेंगे, और नीट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बंद। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, जब फार्मूला आ गया, फंडा समझ लिया तो बचा गया भाई, क्वेश्चन बचा तो फंडे के बाद में हम क्वेश्चन करेंगे सब, और फंडे के बाद में हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन। फार्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ रख ही लेते हैं, क्योंकि क्या है भाई कि भूल जाते हैं बेचारे हमारी तरह। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये किसका फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास। जब तक ये फार्मूला दिख रहा है तब तक आप वीडियो को पॉज कर लें और देख लें भाई साहब फार्मूला क्या है, A1 × X प्लस A2 × Y प्लस A3 × Z अपॉन में X प्लस Y प्लस Z, या X प्लस Y प्लस Z की जगह 100 रख लेंगे। देखिएगा हम क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास में है, कोई एक तत्व है X, ठीक है, उसके हमें 3 समस्थानिक दे रखे हैं, 199, 200 और 202, ठीक है। इनके परसेंटेज हमें दे रखे हैं कितने, 50, 40 और 10। अब मैं आपको कुछ फंडे भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, और कुछ ज़बरदस्त भी बताऊंगा। ज़बरदस्त नहीं, वो तारक मेहता में कहते हैं ना जेठालाल, अरे भाई बारे ज़बरदस्त, 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 ज़बरदस्त नहीं, ज़बरदस्त। तो ये वाली चीज़ भी हम करेंगे अभी, और ये ज़बरदस्त वाली चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे साहब जी कुछ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई तत्व है, उसके हमें 3 समस्थानिक दे रखे हैं, X का एक तो 199, एक X का 200 और एक X का 202, ठीक है। और इसके हमें परसेंटेज दे रखे हैं, वो हमें परसेंटेज दे रखे हैं, ये दे रखा है 50%, ये दे रखा है 40% और ये दे रखा है 10%। अब देखो, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इसका एवरेज एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे टरिक। इसका टरिक क्या है, इसका टरिक ये है कि जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछे और आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन के अंदर आपको इसकी जो वैल्यू दे रखी होगी वो आपको लगभग कुछ इस प्रकार से दे रखी होगी कि 199.7, 201.5 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा 202.6 और फोर्थ ऑप्शन आपको दे देगा
200.5। तो अब इसकी ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा दे रखी है ना वो तो आनी है आंसर के अंदर। आगे पॉइंट में बता सकता है लेकिन वो तो आनी है। तो अगर आपको इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं तो आप सीधा एक तो सीधी ट्रिक लगा सकते हैं, भाई सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है 199 वाले का, तो हम 199 वाले को सीधा टिक करके हमारे जो 4 नंबर करेक्ट वाले होते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके इनकरेक्ट करा सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसमें क्या करेगा वो 199.7 दे दिया, 199.65 दे दिया, क्या करोगे बेटी, निकालना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, तो उसके लिए अपने कौन सा फंडा, ये फंडा, और ये फंडा क्या कहता है A1 इंटू एक्स। A1 कितना 199, x कितना 50, प्लस में A2 कितना 200 और y कितना 40, A3 कितना 202, y कितना 10, x प्लस वाई प्लस जेड कितना 50 प्लस 40 प्लस 10 100 हुआ 100। अब क्या करते हैं, अब भाई साहब हम करते हैं कि जो कॉमन निकला उसको कॉमन निकालो। तो सब में 50 कॉमन निकाल लेते हैं हम। 50 निकल जाएगा क्या? नहीं, सब में 10 कॉमन निकालते हैं। 10 कॉमन निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे 199 इंटू 5 प्लस हम कहेंगे 200 इंटू 4 प्लस हम कहेंगे 202 इंटू 1। 10 को ऊपर कॉमन ले लिया, नीचे 100, 1 0 से 1 0 गया। ये मैं आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करने की ट्रिक बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा स्टेप लंबा जा रहा है, लेकिन आप खुद से करेंगे तो आपको बहुत शॉर्ट लगेगा। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 1000 में से 5 गए 995, 995 प्लस 800 प्लस आप कहेंगे 202 अपॉन में 10। अब इसको आप जोड़ लो टोटल, तो आप कहोगे 9 8 17, 1795, 1995, 1997 अपॉन में 10, तो आप कहेंगे 199.7। यही आपका आंसर आया जी। ये मैंने आपको एक ट्रिक के द्वारा समझाने की कोशिश की, एक फंडा बताया और इसका जो कॉन्सेप्ट था रियलिटी वो भी आपको बता दिया। इसके अलावा आपको एवरेज एटॉमिक मास के अंदर कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज़ आपको पूछ सकता है, और वो चीज़ क्या है वो चीज़ क्या है कि अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास दे दे, ठीक है, और आपको पूछे परसेंटेज बताओ, वो भी कर लेते हैं। और उनके अंदर एक आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, और जो इजी तरीका है उसका वो भी हम देखेंगे। एक बार देख लेना फंडा, A1 इंटू एक्स, A2 इंटू वाई, A3 इंटू जेड। अरे कोई डाउट है क्या? डाउट है तो कमेंट बॉक्स नीचे है, कॉन्टेक्ट नंबर आपके भाई के आपके पास में होंगे ही। एनी टाइम व्हाट्सएप फॉर एनी डाउट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर नीट 63765048 32 63 76 50 48 32, कभी भी कहीं भी। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जिसके अंदर हम करेंगे अगर हमें दे रखा है कि एवरेज एटॉमिक मास, हमें एवरेज एटॉमिक मास है वो दे रखा है, और हमें पूछे कि इसकी एक्स और वाई है, इनकी परसेंटेज कितनी कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन किस हिसाब से देगा, वो हमें ये देगा कि अगर कोई एक तत्व x है, ठीक है, ZX 20, ZX 22, यानी अगर इनका परमाणु द्रव्यमान है वो 20 और 22 है, ठीक है, और इनका ये कह रहा है कि औसत परमाणु है द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास, वो अगर हमें दे दे कि 20.2 है, तो हमें ये बताना है कि जो ये वाला है ये कितना परसेंट है, ठीक है, ये वाला है ये कितना परसेंट है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम वही लगाएंगे क्या, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू वाई, दो दे रखे हैं, दो तक ही सीमित, अपॉन में x प्लस वाई। आई बात समझ में? हमें पता है कि जो टोटल परसेंटेज होता है वो कितना होता है 100 होता है। अगर हम इसका परसेंटेज है उसको हम x ले लें, भाई ये जो ZX20 है ये अगर नेचर के अंदर x% अवेलेबल है तो ये कितना होगा 100 माइनस x होगा। ठीक है, अब वही फंडा A1 कितना है 20 इंटू एक्स प्लस हम क्या कहेंगे A2 कितना है 22, और y की जगह हम क्या रख लेंगे 100 माइनस एक्स, अपॉन में हम कहेंगे x प्लस 100 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पे हमें दे रखा है 20.2, तो हम रख लेंगे 20.2 इज इक्वल टू हम कहेंगे 20x प्लस 2200 माइनस 22x अपॉन में 100। जब हम इसको इधर की ओर गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे साहब हमारे पास में आ गया 2020 इज इक्वल टू 20x प्लस 2200 माइनस 22x, तो हम ये कह देंगे
2020 माइनस 2200, क्योंकि 2200 को हम इस साइड में लिए, ठीक है, बराबर हमारे पास में आ गया माइनस का 2x। तो यहाँ से हम कहेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा माइनस का 180 इज इक्वल टू माइनस का 2x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या आ गया 180/2 यानी कि 90। यानी कि हमारे पास में ये जो है ये हमारे पास में 90% है और ये कितना है 10% है। आई क्या बात समझ में है? अरे आई क्या बात समझ में आनी ही पड़ेगी बात को। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कंसेप्ट, फंडा और ट्रिक। ट्रिक क्या थी कि जो ज़्यादा होगा उसी के पास वाला। तो ये 20.2 आ रहा है, ठीक है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते थे भाई। कैसे कि अगर हमें ऑप्शन ये दे रखा होता कि जो इसकी मान लो x% है, इसकी y% है, और हमें यूँ दे रखा होता x और y की वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 4, ठीक है, और ये हमें यूँ दे रखा होता कि 50-50, ठीक है, 40-60, 60-40, 90-10, या फिर यहाँ पे आपको दे देगा 10 और ये 90। आप कौन सा करते हैं? फोर्थ, क्योंकि जिसकी ज़्यादा वैल्यू है ना उसी के आसपास वाला आंसर आता है सर, ठीक है। अब कई की दिमाग लगेंगे सर यहाँ पे 60-40 भी दे सकता था, इसका 60। अरे नहीं होता रे गंजो, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है। दिमाग नाम का भी चीज़ भगवान ने डाला है कुछ अपनी बॉडी के अंदर, और उसी को यूज़ लेना होता है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। अब एक क्वेश्चन आता है इसी के अंदर, जिसके अंदर हमें क्या करेगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ये लिया था क्वेश्चन, इसके अंदर हम कह रहे थे कि हमारे पास में जो x है उसके हमने 2 समस्थानिक लिए थे, ठीक है, जिसके अंदर हम ये कह रहे थे कि ZX(A1), ZX(A2) और ZX, अभी हम 2 की बात करें थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं अगर हमें 3 दे रखा हो तो हमें क्या करना होता है। और अगर हमें दे दे कि इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो अगर हमें मान लो कुछ दे दे, कोई भी संख्या मान लो p दे दिया, ठीक है, तब हमें क्या करना होता है साहब। इसके अंदर तो हमने एक को x, एक को y, या एक को x और एक को 100 - x लेके कर लिया था, ठीक है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होता है कि बाय द ऑप्शन चेक करना होता है। भाई जैसे हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं कि जो A1 है ये अगर हमें 10%, 20% और 70%, 20%, 30%, 50%, 60%, 20%, 20%, 30%, 40%, 30%, यूँ अगर हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं तो हमें फिर बाय द ऑप्शन यूँ यहाँ पे लगा के और जो एवरेज एटॉमिक मास है उसके इक्वल करके सोल्व करना पड़ता है। तो ये भी आप देख लेना एक क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चन की कोई भी PDF वगैरह चाहिए, कोई भी फ़ोटो वगैरह चाहिए, तो मेरे पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो वेरियस इंस्टीट्यूट की वेरियस मॉड्यूल और वेरियस टीचर के नोट्स से बने हुए मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। आप मुझे कभी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री, क्या स्टडी फ्री। ये बात हो गई थी साहब अपनी। जाते जाते एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल से हम पढ़ेंगे मोल। आज मोल का क्या देखा हमने, जब हम हिंदी के अंदर कोई निबंध लिखते थे हम लिखते थे प्रस्तावना, तो आज हमने प्रस्तावना लिखी, कल हम देखेंगे मोल होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं शानदार सा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर लेते भाई। क्वेश्चन वही जो हमने शुरुआत ही किया था, ताकि एक बार आपका शुरुआत वाला भी रिवाइज हो जाए। शुरुआत वाला रिवाइज होने के लिए मैं आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। फॉर्मूला उसका क्या था, जल्दी जल्दी लिखेंगे हम, जल्दी जल्दी बोलते हुए, जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलते हुए, और जल्दी जल्दी बोलते हुए हम क्या लिखेंगे कि अगर हमें कार्बन 12 के 1/12 विभाग के सापेक्ष अगर कोई भी दे रखा है, और अगर हमें उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हम पूछे, रिलेटिव एटॉमिक मास आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान पूछे, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आएगा उसका, चक्कर खा गए ना, उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो x है, ठीक है। और अगर कार्बन 12 के 1/12 भाग के संबंध में पूछे तब उसका x है, लेकिन अगर हम इसे 1/n भाग के रेफरेंस में परिभाषित करें तो इसका y आएगा, और y बराबर हम क्या लिखेंगे x/12 × n। ये था पहला फंडा आज का। दूसरा फंडा हमारे पास में आया था परसेंटेज ऑफ, दे रखे हैं हमें समस्थानिक आइसोटोप है कुछ, उनके हमें परसेंटेज दे रखे हैं, और हमें अगर पूछे एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, आम, वो था राम, ये है आम। अगर हम एवरेज एटॉमिक मास पूछे तो हम क्या लगाएंगे, A1 × x + A2 × y + A3 × z अपन में x + y + z। ये हमारा फंडा था। ये 2 फंडे थे, इन पे आज हमने लगभग जो भी 20-25 मिनट आधा घंटा बात किया कर ली। कल हम चालू करेंगे साहब मोल, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आज का समझ में आया होगा आपको। मैंने अपनी 100%
करने की कोशिश की है। आप भी अपना 100% करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, क्योंकि आपको मिलने वाला बहुत ही बढ़िया कंटेंट इसी चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।